मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, सहभागी राज्यों के सभी मंत्रीगण, मुख्य सचिवगण, पुलिस महानिदेशकगण और भारत सरकार से आए सभी उपस्थित अधिकारीगण, मुझे आज इस बैठक में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो कुछ विषय हैं उनके बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा। राज्य में चार धाम यात्रा ये लगातार इसमें वृद्धि हो रही है और 36% से अधिक की वृद्धि इन चार धामों में इस वर्ष में हुई है। इसी तरह से हमारे जो चारों धाम हैं उनको सुनियोजित तरीके से विकसित करने का काम चल रहा है। केदारनाथ जी का काम लगभग पूर्णता की ओर है और बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए एक मास्टर प्लान बद्रीनाथ का लगभग फाइनल हो गया है। क्योंकि हमारा राज्य सरहदी राज्य है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल के साथ हम लोगों के निरंतर समन्वय बना हुआ है और इसके लिए हमने नोडल अफसर भी नियुक्त किए हैं। विशेषकर जो मादक द्रव्यों का जो दुरुपयोग होता है उसको रोका जाए और उसके लिए हमारी समन्वय बैठकें लगातार ये चल रही हैं। राज्य में कुंभ होने वाला है और राष्ट्रमंडल खेल भी उत्तराखंड में होने वाले हैं। बॉर्डर एरिया और कुंभ होने की दृष्टिगत पुलिस के आधुनिकीकरण की और अधिक आवश्यकता हम लोग महसूस करते हैं और उसमें केंद्र से सहयोग बढ़ाया जाए, इसके लिए भी हम अनुरोध करते हैं। जो आईटी एक्ट है, इसमें जो विवेचना होती है उसमें एक निरीक्षक रैंक के अधिकारी का होना ये अनिवार्य है। साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, हमको लगता है कि इसमें एक ये राइट अब हमको उप निरीक्षक को इसको देना चाहिए, क्योंकि निरीक्षकों के जो जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं तो दिक्कत आ रही है उसमें, तो उप निरीक्षक को अगर दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा। जो पोक्सो एक्ट है, इसमें 8 कोर्ट हमारे यहाँ बन गई है। एनडीपीएस एक्ट की जो धारा 50 है उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति से ड्रग की बरामदगी होती है तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सर्च किया जाना अनिवार्य है। राजपत्रित अधिकारियों की संख्या सीमित है और इसलिए इसमें कुछ संशोधन पर विचार किया जाना चाहिए। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लागू होता है, इसमें पुलिस के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। अगर पुलिस के लिए भी इसमें धन की व्यवस्था हो जाए तो उपयुक्त रहेगा। जो खाद्य नागरिक आपूर्ति संबंधित जो मसले हैं, हमारे राज्य में प्रति कुंटल जो दर आती है सप्लाई की वो 237 रुपये आता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और मैनुअल भी सामग्री पहुंचानी होती है, खाद्य सामग्री पहुंचानी होती है। अधिक वर्षा, अधिक ठंड के कारण हमको 3-3 महीने के लिए स्टोर करना होता है और इसलिए इसमें जो काफ़ी लोड ये राज्य सरकार के ऊपर आता है, तो इसमें परिवहन व्यय में कुछ वृद्धि करने की आवश्यकता हम लोग महसूस करते हैं और इससे आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं। साथ ही हमको जो स्टोर करना होता है
अभी हमारे पास जो भंडारण की क्षमता है वो आवश्यकता वो 2.50 लाख मीट्रिक टन की है, जबकि हम केवल भंडारण जो कर पा रहे हैं 1.94 लाख मीट्रिक टन भंडारण हम कर पा रहे हैं। 55,000 मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता के विस्तार की आवश्यकता है और इसलिए वित्तीय सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। वन संबंधित अपना राज्य 71% से अधिक क्षेत्र हमारा वन आच्छादित है या वन भूमि है, और इसके कारण हमारे यहाँ जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसमें हम एनपीवी के लिए हम उस पर चाहते हैं कि वहाँ पर हमको अनुमति मिले। अभी तक ये अनुमति हमको नहीं है और इसके कारण तमाम जो विकास के कार्य हमारे हैं वो लंबित होते हैं। और जिस तरह से भारत सरकार की जो योजनाएं हैं PMGSY है उसमें ये मान्य है, लेकिन राज्य की जो योजनाएं हैं उसमें ये अनुमन्य नहीं है। इसलिए हम इसके लिए अनुमन्यता मिले, ये हमारा आपसे विशेष अनुरोध है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ काफ़ी एरिया ऐसा है कि जो लोगों की निजी भूमि है उस पर वन उगाए हैं या डीम्ड फॉरेस्ट हम उसको कहते हैं, डीम्ड फॉरेस्ट से आच्छादित हैं, और उसके लिए भी वही फॉर्मेलिटी उसको करनी पड़ती है। अगर उस पर कोई गैर वानिकी कार्य कोई व्यक्ति करना चाहता है तो उसके लिए एनपीवी जमा करने और क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराए जाने की शर्त लागू की जा रही है। मैं समझता हूँ कि इसको बदलने की आवश्यकता है। अगर तमाम, क्योंकि हमारे एक तो वैसे ही भूमि की बहुत कमी है, लगभग 13% से कम भूभाग हमारा खेती का भूभाग है और उसमें लगातार कमी आ रही है। अगर हम इसको कर दिया जाए तो इससे बड़ी सुविधा होगी और राज्य के विकास में भी बड़ा इससे एक महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। ई गवर्नेंस की दिशा में राज्य में हमने ई मंत्रिमंडल और कैबिनेट, पेपरलेस कैबिनेट का जो सपना था उसको साकार किया है और सचिवालय के 2 विभागों को भी ई ऑफिस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने शुरू किया है। भविष्य हमारी योजना है कि हम ई विधानसभा तथा ई कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम ये हम राज्य में क्रियान्वित करने की हमारी योजना है। जनता की शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के लिए CM हेल्पलाइन प्रचलित है एवं राइट टू सर्विस एक्ट तथा ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के माध्यम से नागरिकों को शीघ्र सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अपना राज्य आपदा से संभावित राज्य है और तमाम तरह की आपदाओं की यहाँ पर संभावनाएं बनी रहती हैं। विशेषकर बाढ़ है, लैंडस्लाइड है, इससे जानमाल एवं सार्वजनिक संपत्तियों की क्षति होती है। राज्य सरकार के द्वारा SDRF के मानकों के अनुरूप सहायता दी जाती है। इस संबंध में राज्य का सुझाव है कि SDRF के मानक निर्धारित करते समय पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष समस्याओं एवं परिस्थितियों का अवश्य संज्ञान लिया जाए। मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ और एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो पुनर्गठन से संबंधित हमारी कुछ इश्यूज थे, अधिकांश उसमें से उनका समाधान हो चुका है और उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। एक बार फिर माननीय गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।